आपके समक्ष चर्चा की थी। किस विषय पर? याद है सभी को, मानसिक अशांति, कारण और निवारण। मानसिक अशांति जिससे आज वर्तमान का प्रत्येक व्यक्ति ग्रसित है। किसी से भी बात करके देख लें, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी कारण से मानसिक रूप से चिंतित मिलेगा, त्रस्त मिलेगा। यहाँ तक कि आजकल हमारे छोटे छोटे बच्चे भी इससे अछूते नहीं। एक समय था जब हम कहते थे कि बचपन तो खेलने कूदने का समय होता है, कहते थे ना, और हमारा बचपन भी बीता है ना ऐसे। जितने भी सब आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनकी आयु 30 या 30 से ऊपर की है, वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि उनका बचपन कैसा बीता। भले ही साधन कम थे, भले ही सुख के साधन इतने नहीं थे जितने आज के समय में हैं, सुविधाएं नहीं थी, लेकिन इतनी चिंताएं भी। बच्चे कैसे घूमते थे, बड़ों को चिंता होती थी पर इतनी नहीं होती थी, और बच्चे तो बिल्कुल ही बेफिक्र होकर के, बच्चों की छुट्टियां होती थी और बच्चे कहाँ पहुंच जाते थे? नाना नानी के घर, मामा मामी के घर। कितना प्रेम देती थी वो नानी, कितना प्यार देती थी वो मामी, और आज का समय कैसा आ गया है? क्या आज के समय में बच्चे बिना अपनी माँ को लिए नानी के घर जाते हैं? बहुत कम परिवार ऐसे हैं, और मैं कहती हूँ कि जो परिवार ऐसे हैं वे सौभाग्यशाली हैं। एक समय होता था जब राह देखती थी नानियाँ मामियाँ कि कब बच्चे आएंगे। वो जो स्नेह मिलता था, वो जो लाड मिलता था, वो जो दुलार मिलता था, उस दुलार की कोई बराबरी नहीं है। अनुभव किया है ना आप सभी ने। आज कहने को हम कह देते हैं कि बच्चों को क्या टेंशन है, बच्चों को क्या सोचना, बच्चों को क्या चिंता करनी, इन्हें क्या जिम्मेदारियां निभानी है। जिम्मेदारियां तो बड़ों पर है, लेकिन आज के समय को यदि हम देखें तो बच्चों के ऊपर चिंताओं का जो बोझ है वो उनकी आयु के हिसाब से कहीं अधिक है। आज हमने छोटे छोटे बच्चों को कंपटीशन में उतार दिया। एक समय था जब माता पिता प्रेरणा देते थे अपने बच्चों को कि पढ़ाई करनी है, अच्छे से याद करना है, समझना है, लेकिन वर्तमान समय में हमारा फोकस क्या है? 90% से ऊपर आने चाहिए, ऐसा ही है ना। हम सिर्फ परसेंटेज के खेल में उलझ करके रह गए। अक्सर लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र जी कंपटीशन इतना है, परसेंटेज अच्छी नहीं आएगी तो आगे एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन नहीं होगा तो भविष्य भी कुछ नहीं होगा। आपकी बात सही है, आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, क्या केवल परसेंटेज लाने से बच्चे का भविष्य सुधर जाएगा? ऐसे कितने बच्चे हमने देखे जिनकी रटने की क्षमता बहुत अच्छी थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसा लिखा है वैसा का वैसा याद कर लेते हैं, और नंबर भी कितने आ जाते हैं? बहुत अच्छे आ जाते हैं। 98% आ गए, 99% आ गए। ऐसे बच्चों को एडमिशन मिल जाता है बहुत आसानी से। लेकिन एक बात याद रखिएगा,
जब जीवन में आगे बढ़ने की बात आती है, एक बार एडमिशन मिलना, एक बार जॉब मिलना ये अलग बात है, और उसके बाद उस जॉब में तरक्की होना वो कैसे होगी? मान लीजिए एक बच्चा है और वो बच्चा बहुत जल्दी याद कर लेता है, रट लेता है, उसे समझ नहीं आता ज़्यादा कि टीचर ने क्या बताया, वो केवल क्या करता है, रटता है। अब रट लिया उसने, नंबर कैसे आएंगे? अच्छे ही आएंगे, क्योंकि एक समय था जब टीचर कहते थे कि अपनी तरफ से बना कर के लिखो आंसर, अगर एज इट इज़ आंसर लिख दिया तो नंबर। और आज का समय कैसा है? टीचर भी कहते बढ़िया ऐसे ही लिख दो, जैसे सिखाया है वैसे ही करो। उस बच्चे ने जैसा याद किया, जैसा पढ़ा, वैसे ही आंसर लिख दिया। क्या होगा परिणाम? नंबर बहुत अच्छे आ गए, बहुत अच्छे नंबर आए। अब बच्चे का मन करता है मेरे तो नंबर बहुत अच्छे हैं, आसपास के लोग कहते हैं ये तो बड़ा होकर के ना डॉक्टर बन सकता है, इसके नंबर तो इतने अच्छे आते हैं। कोई बात नहीं जी, तैयारी की प्रवेश परीक्षा की, वहाँ भी सफल हो गए, क्योंकि यहाँ तक सारा खेल किसका है? नंबरों का है। उसके बाद कॉलेज में एडमिशन हो गया, MBBS करने लगे। अब पढ़ाई तक तो ठीक है, याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, उत्तर लिखे जा रहे हैं और नंबर भी टॉपर है। लेकिन जब बात आएगी प्रैक्टिकल की, पेशेंट को देखने की, जहाँ पर अपनी सूझबूझ चाहिए, जहाँ पर केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की बीमारी अलग है, परिस्थिति अलग है, और उस परिस्थिति में अब वो क्या सोचेगा? उस किताब में उस जगह पर तो ये लिखा था, अब मैं यहाँ पर, अब आप बताइए कि वो डॉक्टर तो बन जाएगा, लेकिन क्या वो एक कुशल डॉक्टर बनेगा? उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए समझ चाहिए। जो पढ़ाई की है उसे समझना भी बेहद ज़रूरी है। आप परसेंटेज के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ अगर आपने अपने बच्चे से कहा कि बेटा जितना भी पढ़ रहे हो इसको समझो, क्या करो? और यदि समझ करके लिखोगे, जब कोई बच्चा किसी विषय को समझ लेगा तो क्या अलग से रट्टा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी? बताइए, नंबर अपने आप ही अच्छे आ जाएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे? जब एक बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अक्सर बच्चे बोर्ड में क्यों मार खा जाते हैं? क्योंकि टीचर ने जैसा कराया है वैसा तो याद कर लिया, लेकिन क्वेश्चन कई बार अलग तरीके से पूछ लिया गया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के समय के 95% वाले बच्चे भी, यदि हम 20 साल पहले की पढ़ाई की बात करें, उस समय जिन लोगों के 60% से ज़्यादा आते थे उनकी बराबरी नहीं कर सकते आज के बच्चे, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ा गई है, माहौल बदल गया है। स्कूल में जो टीचर पहले कर्तव्य समझते थे अपना, एक समय था जब टीचर कहते थे कि यदि हमारे पढ़ाने के बाद भी तुम्हें ट्यूशन लगाने की आवश्यकता है तो हमारे पढ़ाना हमारा बेकार है। और आज के समय टीचर्स का भी उद्देश्य क्या रहता है कि स्कूल में तो ठीक है जैसा मर्जी पढ़ लो, स्कूल के बाद में मेरे पास कोचिंग ले लेना। और यही कारण है बच्चों की मानसिक अशांति का। जो बच्चा एक मौज मस्ती की जिंदगी, उसका मस्तिष्क अभी विकास कर रहा है, विकसित हो रहा है, और हमने चारों तरफ से प्रेशर डाल दिया है उसके ऊपर, इतने % नंबर आने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। उसका बच्चा देखो, उसके नंबर इतने आए हैं। छोटे छोटे बच्चों को हम बार बार प्रेशराइज करते हैं और फिर हम कहते हैं कि कंपटीशन का ज़माना है।
यदि आप अपने बच्चों को समझेंगे, यदि आप उनकी परेशानियों को समझेंगे, यदि आप उन्हें सिखाएंगे कि यदि तुम में समझ होगी, यदि तुमने अपने विषय को पूरा समझा होगा, तो इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे नंबर आने से रोक सके। लेकिन समझ कर के करो। ऐसा बच्चा जब आगे बढ़ेगा तो उसे किसी तरह का प्रेशर फील नहीं होगा। एक बच्चा है जिसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप बताइए क्या उसे अगली क्लास में कोई दिक्कत होगी? उसके लिए पढ़ाई एक आनंद बन जाएगी, बोझ नहीं बनेगी। बचपन से ही यदि चिंताओं का बोझ सिर पर रहेगा तो परिणाम क्या होगा? मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं होगा। अक्सर ऐसा होता है कि घर परिवार में बड़े आपस में चर्चा करते हैं, घर के, परिवार की, रिश्तेदारों की, व्यापार की। बच्चे सब सुनते हैं ना। आपको लगता है कि इनको क्या मतलब है? मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं जिनमें माता पिता में झगड़ा होता है और कहाँ असर आता है उसका? बच्चों की पढ़ाई पर। रिश्तेदारी में कहीं कहाँ सुनी हो गई, रिश्तेदारी में आपस में नहीं बनती, देवरानी जेठानी की, भाइयों की, और पति पत्नी बैठकर के चर्चा करते हैं। ये नहीं सोचते कि बच्चे बराबर में बैठे हुए हैं, चर्चा किए जा रहे हैं, एक दूसरे की आलोचना किए जा रहे हैं, और ये सब का परिणाम क्या है? कौन सुन रहा है? ये सब बच्चे सुन रहे हैं। बच्चों का अवचेतन मन इतना ज़्यादा जागरूक होता है। आप कभी आजमा कर के देख लीजिएगा, आपके घर में कितना ही छोटा बच्चा हो, मैं कहती हूँ आपके घर में 3 साल का बच्चा हो ना, तो भी आप आजमा सकते हैं। आपके घर में बच्चा है, कोई भी बच्चा है, आप कोई सामान ढूंढिए, आपको नहीं मिल रहा है, और आप बच्चे से पूछ लीजिए कि क्या मालूम है ये सामान कहाँ रखा है। जिस बच्चे को बोलना भी ढंग से नहीं आता ना, उसे भी मालूम होगा कि आपने कौन सा सामान, कैसे मालूम है बच्चे को? आपने बताकर थोड़ी ना रखा है। बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव होता है कि आपकी प्रत्येक गतिविधि को, आपके प्रत्येक कार्य को, आपके प्रत्येक शब्द को वो ग्रहण करते हैं। आपकी ग्राह्यता इतनी नहीं है जितनी बच्चे की। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे कई बार ऐसे कोई शब्द बोल जाते हैं जो आप घर में कभी भी प्रयोग नहीं करते। ना आप प्रयोग करते हैं, ना आपके आसपास के लोग करते हैं, ना ही स्कूल में किए जाते हैं। लेकिन कहीं से एक बार भी वो शब्द सुन लो। कितनी बार? केवल एक बार। और बच्चे के मन में, और बच्चा बार बार क्या करता है? बच्चे कॉपी करते हैं। तो बच्चों का अवचेतन मन, तो छोटी आयु में यदि हम बच्चों को इस तरह से, हम बच्चों के सामने बातें करते हैं व्यापार की, घर परिवार की, तो बच्चों का दिमाग कहाँ लगता है? इन्हीं बातों में। मैंने देखा है अभी कुछ दिन पहले एक लगभग 12 वर्ष की बालिका अपनी माता के साथ मेरे पास आई। मैं देख रही थी, उसकी माता की यही शिकायत थी उसकी माँ की कि महाराष्ट्री जी पिछले कुछ समय से इस बच्चे का पढ़ने में मन नहीं। 2 साल पहले तक ये पढ़ने में काफ़ी ठीक थी, लेकिन अभी बिल्कुल पढ़ने में मुझे चिंता होती है कि ऐसा चलता रहा तो आगे कैसे होगा। आने वाले समय में तो पढ़ाई का जोर बढ़ने वाला है। मैंने बात सुनी उसकी, कुछ ही समय बीता और उसकी माँ ने अपने घर की, परिवार की, रिश्तेदारों की, सबकी बातें वहीं बैठे बैठे करनी प्रारंभ कर दी।
अमुक व्यक्ति ऐसा नहीं करता, अमुक से ये शिकायत है, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, इसने ऐसा किया, उसने मुझसे बात नहीं की। मैं सुन रही थी सारी बात, मैं देख रही हूँ उस बच्चे के मन को, उस बच्चे के भावों को। कुछ देर में उस माँ ने अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं बतानी शुरू की। मेरा ध्यान गया बराबर में बैठी उस बच्ची पर। उसने अपनी माँ का फ़ोन हाथ में लिया और जो उसकी माँ समस्या बता रही थी ना, वो समस्या उसने गूगल पे डालकर सर्च करनी शुरू की। मैं देख रही हूँ उस बच्ची को और लगभग 10-15 मिनट देखा मैंने कि लगातार वो बच्ची उस समस्या का समाधान ढूंढने में लगी हुई है। माँ को कोई खबर नहीं और बच्चा क्या कर रहा है। मेरा ध्यान उस बच्चे के ऊपर है। थोड़ी देर देखा मैंने, फिर उसकी माँ से मैंने कहा कि तुम जो ये बातें कर रही हो ना, इसका ध्यान कहाँ पर है और इसके मन पर उन बातों का प्रभाव पड़ रहा है। जो बच्ची मेरे सामने बैठकर के फ़ोन पर ये सर्च कर रही है कि इन परेशानियों, इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए, तो आप सोचिए कि वो बच्ची घर में भी दिन रात क्या सोचती होगी। क्या ऐसे समय में पढ़ाई में मन लगेगा? माता पिता को बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के समय में जब बच्चे सारा दिन घर पर ही होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, हम बच्चों के सामने हर तरह की बातें करते हैं। ऐसा ना करें। बच्चों को उनका बचपन जीने दें, उनके बचपन का आनंद लेने दें। और आनंद में रह कर के व्यक्ति जब कुछ सीखता है ना, तो उसका प्रभाव पूरे जीवन भर रहता है। ये तो बच्चों की बात हुई। बड़ों की बात करते हैं। मानसिक अशांति के कारण आपके समक्ष चर्चा हुई थी 2 कारणों के बारे में। किसके बारे में? क्रोध और ईर्ष्या। और कौन से कारण हैं मानसिक अशांति के, जिसने वर्तमान समय में हमारे मन को, हमारे घर परिवारों के वातावरण को अत्यंत दूषित कर दिया। आवश्यकता ही इन कारणों को जड़ से उखाड़ करके निकाल फेंकने की, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय में हमारा वातावरण इतना दूषित हो जाएगा कि हर घर में हमें एक ना एक मानसिक रोगी मिलेगा। और शुरुआत हो चुकी है, आप माने या ना माने। केवल फर्क इतना है कि अभी उस समस्या को हमने पहचाना नहीं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको नींद की गोली की ज़रूरत होती है? आपके चेहरे बता रहे हैं कि इस बात की ये कितनी बड़ी समस्या है आज के समय में। कभी ना कभी, भले ही चाहे किसी व्यक्ति को 1 महीने में 2 बार लेनी पड़े, मैं ये नहीं कहती रोज़ की बात है, लेकिन नींद की गोली, और नींद की गोली डायरेक्ट नहीं ले रहे तो डायरेक्ट ने कुछ ऐसी दवाई डॉक्टर ने दी हुई है इनडायरेक्ट, कि जिससे ब्रेन क्या रहे, रिलैक्स रहे। कारण क्या है उसका? मानसिक तनाव। तो क्रोध जब करते हैं तो मानसिक तनाव बढ़ता है। जब ईर्ष्या आती है मन में तब भी तनाव बढ़ जाता है। और क्या कारण है? तीसरा कारण है वैर रखना। किसी से भी क्या रखना? वैर रखना। वैर क्या है? वैर अर्थात बदले की भावना का होना। वैर क्या है? बदले की, बोल तो दो एक बार, बदले की भावना। बदले की भावना कैसे आती है मन में? मान लीजिए हमारी किसी से कोई कहा सुनी हो जाती है। मनुष्य है, मनुष्य का स्वभाव है, सबके विचार भिन्न भिन्न हैं और जितने जिसके विचार हैं उतने ही विचारों में असमानता भी।
एक पिता के दो पुत्र हैं, उन्हीं के विचार असमान होते हैं आपस में। तो समाज में, तो व्यापार में, रिश्तेदारी में, कहीं भी कोई बात ऐसी हो सकती है जहाँ पर कोई कहा सुनी हो गई, कुछ हमने कहा और कुछ सामने वाले ने कह दिया। अब मन में क्या आता है, क्या भाव आते हैं? इसने मुझे ऐसा कहा, अब तो मैं इसको सबक सिखा के। आपके पास कोई व्यक्ति आया, आपका कोई परिचित आया, उसने कहा अमुक व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में ऐसे शब्द कहे हैं, और आपके मन में क्या आ गया? अच्छा, मेरे बारे में ऐसा बोला है, तो जब तक मैं उसे इसका जवाब ना दे लूं तब तक मैं चैन से। ये क्षणिक वैर की भावना है, ये क्षणिक अशांति देती है। क्षणिक अशांति, क्षणिक वैर आ सकता है मन में, क्षणिक बदले की भावना। उसने मुझे ऐसा कहा तो मैं भी क्या करूं? लेकिन वैर किसको कहते हैं? वैर होता है जब ये बदले की भावना इतनी मजबूत हो जाए कि प्रतिपल प्रतिक्षण मन में यही भाव चलता है। मान लीजिए किसी की किसी से शत्रुता हो, ऐसे आसपास कितने उदाहरण आते हैं। शत्रुता हुई, अब एक व्यक्ति ऐसा है जिसने उस समय कहा सुनी हुई, थोड़ी देर के बाद सोचा अरे बहुत ही सिरदर्दी है, क्यों फालतू की हम बातें करें, ये सब व्यर्थ है। उसने कह दिया, मैंने सुन लिया, मैंने कह दिया, उसने सुन लिया, इस बात को हम क्या करें यहीं पर? तो परिणाम क्या हुआ? आपने उस बात को खत्म कर दिया, आपके मन में शांति। लेकिन सब तो एक जैसे नहीं होते। किसी के मन में आया ये व्यक्ति हमेशा ही ऐसा करता है, तो अब तो मैं इससे बदला लेकर के रहूं। अब ये बदले की भावना, ये बदले की भावना लगातार लगातार मन में बैठ गई है, और हर पल हर क्षण क्या विचार आ रहे हैं, कैसे इसे ठीक करूं, कैसे इससे बदला लूं। आपने देखा होगा, सुना होगा, कई बार ऐसे परिवार होते थे जिनमें पारिवारिक शत्रुता चलती थी ना, राजे रजवाड़ों में पारिवारिक शत्रुता। मेरे दादाजी को उसके दादाजी ने ऐसा कहा था, या उसने मेरे दादाजी के साथ ऐसा किया था, तो ये परिवार क्या है? हमारा शत्रु है। और जैसे ही मौका मिले वैसे ही मुझे क्या करना है? मुझे उसका बदला लेना है। ये है वैर की भावना। वैर की भावना का परिणाम बड़ा दूषित है, बड़ा कलुषित है। जिसके मन में वैर की भावना होती है वो व्यक्ति इस जीवन में भी अशांत रहता है और अगले जीवन में भी। राजकुमार पार्श्व की और कमठ तपस्वी की कथा आपने सुनी थी ना, शुक्रवार को आपके सामने आती है। कमठ तापस है, तपस्वी है, सन्यासी है। प्रचलन है उस समय तप करने का, शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देने का, तो पंचांगनी तप करता था कमठ। तप कैसा कि चारों ओर अपने क्या जलाई हुई है? अग्नि जलाई हुई है, और बीच में बैठा हुआ है। उस अग्नि की लपटें, उसकी गर्मी उसके शरीर को झुलसा रही है, पीड़ित कर रही है, परंतु ध्यान में मग्न है। लोग देख रहे हैं, और लोगों का क्या है? लोग तो बाहरी क्रियाकांड से ही प्रभावित होते। मन किसी को नजर नहीं आता। क्या नजर आता है? बाह्य क्रियाएं नजर आती हैं, लोगों में जय जयकार हो रही है। अरे ऐसा अद्भुत तपस्वी तप कर रहा है, जलती हुई लकड़ियों के बीच में बैठ करके। राजकुमार पार्श्व भी अपने माता पिता के साथ आए।
राजकुमार पार्श्व ने देखा, अरे कितना बड़ा दोष, कितना बड़ा पाप यहाँ पर हो रहा है। कैसा पाप हो रहा है? सबको दिख रहा है तापस तपस्या कर रहा है, कितनी उच्च कोटि की साधना है, काया क्लेश तप है। लोगों को तो केवल इतना ही दिख रहा है, परंतु राजकुमार पार्श्व ज्ञानी है, उन्हें क्या नजर आ रहा है? ये तप नहीं है, ये तो पाप है। क्योंकि जो लकड़ियां जलाई हुई हैं, उस लकड़ी में जो एक मोटा लक्कड़ है, उसके अंदर नाग नागिन का जोड़ा है, जीवित प्राणी फंसे हुए हैं। राजकुमार पार्श्व ने करुणा की भावना से उस तापस से कहा कि इस तपस्या को बंद करो, इसके पीछे क्या है? अज्ञान है। तापस नहीं माना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इतनी करुणा आई, जल्दी से कुमार पार्श्व ने उन जलते हुए नाग नागिनों को उस लकड़ से बाहर निकाल दिया। लोगों ने देखा, क्या देखा? झुलसे हुए नाग नागिन। कितनी वेदना उनके शरीर को हो रही। कुमार पार्श्व ने नवकार महामंत्र सुनाया, उनके धर्म की शरण प्रदान की। यहाँ पर होना तो क्या चाहिए था? यदि वास्तव में यहाँ धर्म होता तो तापस के मन में भाव क्या आता? अहो, मेरे कारण, मेरी भूल से क्या हो गया? ऐसा ही आता है ना मन में, कभी भूल से ऐसा कुछ हो जाए और जब ज्ञात हो, चलते हुए यदि रास्ते में पैर के नीचे आकर के चींटे भी मर जाए तो मन में कितना दुख होता है। क्या आता है मन में? अरे कितना बड़ा पाप हो गया, एक हमारे अविवेक से इसकी जान चली गई। कहाँ तो तापस को मन में ये भाव आने चाहिए थे कि अरे मेरे कारण क्या हो गया? जलते हुए ये नाग नागिन जल गए, निरपराध मूक प्राणियों की हत्या हो गई मेरे कारण, इनकी हत्या का दोष लग गया मुझे। ये भाव नहीं आया मन में। भाव क्या आया? कि मेरा अपमान हो गया। अज्ञानी जीव क्या चिंतन किया? मेरा क्या हो गया? लोग क्योंकि बुरा भला कहने लगे उस तापस को, लोग कहने लगे अरे ये कैसा तपस्वी है, इसे ये भी नहीं मालूम कि इसके कारण ये 2 जीव मारे गए, ये कैसी तपस्या है, ये सब बेकार है। तापस को लोग बुरा भला कहने लगे और तापस ने कहा तो पश्चाताप करना चाहिए था, और पश्चाताप करने के स्थान पर मन में क्या भाव आ गया? ये सब किसके कारण हुआ है? कुमार पार्श्व के कारण हुआ है। और इस क्रोध के भाव को लेकर के वो वहां से चला गया। ये क्रोध जीवन भर साथ में रहा। ये क्रोध किस में परिणत हो गया? ये वैर में परिणत हो गया। और इस वैर का परिणाम क्या हुआ? जो कमठ तापस तपस्या करता था, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ा था, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने का परिणाम क्या होता? कर्म निर्जना। साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने का परिणाम होता आत्मकल्याण। लेकिन परिणाम क्या हुआ? उस वैर के भाव को रख करके ही जीवन का त्याग किया तो जीवन भर अशांत रहा। जीवन भर की जो साधना थी, जो तपस्या थी, वो खो दी। जो काया क्लेश तप किया था वो भी सारा नष्ट हो गया। और क्या हुआ परिणाम? कि नीची जाति का देव बन गया। और तब भी वैर खत्म नहीं हुआ। यहाँ तक कि साधना के मार्ग पर बढ़े हुए मुनि पार्श्व को प्राण घातक कष्ट दिया। कितने कितने कर्मों का बंध किया होगा। एक चरम शरीरी जीव, तीर्थंकर, जो साधक है, साधना में लीन है, मुनि है, वो साधना कर रहे हैं और साधना करते हुए को डिगाना ये महापाप है। कभी कोई संत या साध्वी साधना कर रहे हो
और उन्हें साधना से विचलित करना कितना बड़ा दोष है ये। भले ही कुमार पार्श्व विचलित नहीं हुए, भले ही कुमार पार्श्व को कोई अहित नहीं हुआ उनका, परंतु कपट ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और उस वैर में आकर के न जाने कितने कितने कर्मों का बंद कर लिया। और दूसरी ओर पार्श्वनाथ भगवान, जिनके मन में कोई वैर का भाव नहीं। कैसा भाव है? क्षमा का भाव। तो वैर की भावना यदि मन में आ जाती है, यदि कभी आपके मन में भी ये भाव जन्म लेने लगे कि अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, और वो भावना लंबे समय तक बनी रहे, तो उस भावना का त्याग कर दीजिए। मन में क्षमा भावना को अपनाइए, क्योंकि वैर से वैर कभी भी शांत नहीं होता। क्या भला आग से आग बुझी है कभी? वैर से वैर शांत न होता, उल्टे बढ़ता जाता। ईंधन से तो बढ़ती अग्नि, किंतु जल है बुझाता। झरना क्षमा का, झरना क्षमा का बहाते चलो, झरना क्षमा का बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। जब हृदय में सब जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव होता है तो वैर टिक नहीं सकता। तो जिसके मन में वैर है उसको मानसिक अशांति निश्चित रूप से आएगी ही आएगी। वो व्यक्ति स्वयं के विकास पर ध्यान नहीं दे पाएगा। उसका लक्ष्य केवल एक ही होगा, कैसे सामने वाले व्यक्ति से बदला लूं, कैसे मैं उससे अपना वैर चुकाऊं। तो इस का परिणाम क्या होगा? सामने वाले व्यक्ति का अहित हो या ना हो, लेकिन अपना अहित तो हो गया। चौथा कारण मानसिक अशांति का, हमारे द्वारा बोले गए कटु वचन। व्यक्ति अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति प्रेम की भाषा का त्याग करके, मीठे वचनों का त्याग करके क्या करने लग जाता है? कटु वचनों का उपयोग करने लग जाता है, व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करने लग जाता है, ताने मारने लग जाता है। और यदि आप गहराई से चिंतन करेंगे ना, तो आज के समय में पारिवारिक कलह का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम क्या कर रहे हैं? कटु वचनों का प्रयोग कर रहे हैं। जो बात कहनी है वो सीधे सीधे कहे, जो बात कहनी है वो सामान्य रूप से कहे, लेकिन आनंद किस में आता है? आता है ना। कुछ लोगों को आदत ऐसी होती है, जब तक सामने वाले को 4 व्यंग्य न कसे तब तक खाना हजम। परिणाम क्या होता है? कटु वचनों का परिणाम, आपने किसी को कटु वचन कहे, अब सामने वाले ने सुन लिया। हो सकता है वर्तमान समय में वो आपको उत्तर देने का सामर्थ्य ना रखता, लेकिन समय आने पर देगा या नहीं देगा? यदि आपको कोई कटु वचन कहे, कोई व्यंग्य कसे, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। घर परिवार के कलह का सबसे बड़ा मुख्य कारण, बहू ने आज गलती से खाना जला दिया, सब्जी जला दी। सास को क्या कहना चाहिए? कोई बात नहीं, आगे से क्या करना, आगे से ध्यान करना। कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? लेकिन शब्द कैसे आते हैं?
इसे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। वो बहू जो महीने के 29 दिन स्वादिष्ट खाना बना कर के खिला रही है, यदि एक दिन भूल से खाना जल गया, सब्जी जल गई, तो क्या आया? इसे तो खाना बनाना आता ही नहीं। कितना सिखा लिया इसको। जिन शब्दों को मिठास घोल कर के कहा जा सकता था, यदि सास ये कहती कि कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, आगे से ध्यान रखना, ये सारी सब्जी क्या हो गई, अब खराब हो गई, तुम्हारी मेहनत बढ़ गई क्योंकि तुम्हारे द्वारा बनाई सब्जी खराब हो गई, अब दोबारा क्या करना पड़ेगा, तुम्हें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हारी मेहनत बेकार हो गई, तुमने इतनी मेहनत से सब्जी बनाई थी। तो बहू भी सोचेगी हाँ बात तो सही है, मेरी मेहनत बेकार हो गई, मुझे ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर बात ये कहे कि खाना ही नहीं बनाना आता, तो बात यहाँ पर बिगड़ जाती। सास ने अपनी बेटी को कुछ उपहार ज़्यादा दे दिए। अब बारी बहू की। ऐसा थोड़ी ना है कि बहू बहुत सीधी है, बहू भी क्या है। अब बहू क्या कहती है सास से, आपको तो पता ही होगा ना। बहू भी मौका नहीं छोड़ती। माँ जी, आप तो सारे बढ़िया बढ़िया उपहार किसको दे देती हो? बेटी को दे देती। सास ने कहा बहू एक कप चाय पिला दो। मम्मी जी एक काम करना, आप चाय किससे बनवा लेना? बेटी से ही बनवा लेना, वो ज़्यादा बढ़िया चाय बना करके देगी आपको। क्योंकि एक ने कहा तो दूसरा कैसे जवाब नहीं दे। और ये क्रम क्या होता है, और यही कारण होता है कि जिस बहू को सास बड़े चाव से घर में लेकर के आती है ना, गृह लक्ष्मी बना करके, जिसकी आव भगत करती है, जिसके लाड़ चाव करती है, कुछ समय के बाद जब वो बहू घर में रच बच जाती है, जब वो बहू अब घर के कार्य में सहयोग देने लग जाती है, तो अब क्या होता है, धीरे धीरे ऐसा ही होता है ना। कुछ हमने कहा, कुछ उसने कहा, और धीरे धीरे झगड़े। और जिस घर में ऐसे झगड़े बढ़ गए, क्या उस घर में रहने वाले शांति से रह सकते हैं? एक बहुत प्रसिद्ध विचारक हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, आपने नाम सुना होगा उनका, लियो टॉल्स्टॉय। सुना है ना? अपने समय के बहुत प्रसिद्ध विचारक और लेखक थे। उनके नाम का डंका था उस समय में। परंतु आपको जानकर के हैरानी होगी कि उनका पारिवारिक जीवन बड़ा कलहपूर्ण था। और कलह का परिणाम क्या हुआ, ये सब आप सुनिएगा ध्यान से। उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी कटु वचन बोलती थी। ऐसा नहीं कि स्नेह नहीं था, ऐसा नहीं कि मन में भाव जो है वो प्रेम के नहीं थे, लेकिन किसी किसी व्यक्ति के वचन ऐसे तीखे होते हैं कि एक समय के बाद सुनना कठिन हो जाता है। बड़े तीखे वचन बोलती। जैसे कि आपने सुना होगा, दक्षिण के संत हुए तुकाराम। तो तुकाराम की पत्नी भी क्या थी, बड़ी ही कठोर स्वभाव की थी। और इस कारण से तुकाराम अपना अधिक से अधिक समय भगवत भक्ति में, प्रभु भक्ति में व्यतीत करते थे। तो लियो टॉल्स्टॉय, उनकी पत्नी बहुत अधिक कटु वचन बोलती थी। समय समय पर उन्हें बहुत तीखे वचनों का उन पर प्रहार करती। एक समय आया कि टॉल्स्टॉय अपनी पत्नी के कटु वचनों से इतने आहत हो गए, इतने आहत हो गए कि वो एक दिन घर छोड़ करके चले। घर का त्याग कर दिया, स्टेशन पर जाकर के रहने लगे। कहाँ रहने लगे?
रेलवे स्टेशन पर जाकर के रहने लगे। सर्दियों के दिन थे, भयानक सर्दी पड़ रही थी, पास में साधन पूरे नहीं थे। सर्दी ने उन्हें जकड़ लिया, सर्दी ने जकड़ा और क्या हो गया, निमोनिया। और वो समय था जब निमोनिया का भी अच्छा इलाज नहीं था। और आज के समय में भी यदि निमोनिया हद से बढ़ जाए तो प्राणघातक हो जाता है। निमोनिया हो गया, कोई सार संभाल करने वाला नहीं। लियो टॉल्स्टॉय इतने आहत थे उस व्यवहार से कि बीमारी अवस्था में भी वो वापस घर नहीं गए। कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई, जब लोगों ने देखा कि प्राण त्याग दिए, उनके शरीर को संभाला अंतिम क्रियाओं के लिए, तो एक कागज़ मिला उनके हाथ में। उस कागज़ पर जानते हैं क्या लिखा हुआ था? कि मेरे अंतिम समय में भी मेरी पत्नी को मेरे शरीर को स्पर्श न करने दिया जाए। एक महान विचारक, एक महान लेखक, उसके जीवन का अंत कैसा हुआ, कितना दुखद अंत हुआ। एक ऐसा विद्वान व्यक्ति जिससे पूरी दुनिया, पूरे समाज को अभी कितना लाभ मिल सकता था, ऐसे समय में भी अस्वाभाविक मृत्यु का भाजन बन गया। कितनी कष्टपूर्ण एकाकी मृत्यु पाई। परिवार में कभी कभी कटु वचन इस तरह से कलह का वातावरण उत्पन्न कर देते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि इसका परिणाम क्या होगा। हमने कटु वचन कह दिए, कहने वाला कह कर के भूल जाता है, लेकिन जो सुनता है उसका हृदय बिंध जाता है। जैसे घाव होता है ना, घाव भर जाए लेकिन वहाँ पर निशान और वो घाव दुखता है, चोट दुखती है। ऐसे ही कटु वचनों के घाव। तो मानसिक अशांति, जब घर में ऐसा कटु वातावरण होगा, एक दूसरे के प्रति शिकायत का भाव होगा, तो घर का वातावरण कैसा होगा? सास शिकायत कर रही है ससुर को, पत्नी शिकायत कर रही है पति को, दोनों चिंता में है। भाइयों में आपस में नहीं बन रही, माता पिता दुखी हैं कि दोनों भाइयों में आपस में कितने झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रति कटु वचनों का प्रयोग किया जा रहा है। तो मीठे बोल बोले, कैसे वचनों का प्रयोग करें? हितकारी वचनों का प्रयोग करें। यदि कोई बात समझानी है तो उसे सरल शब्दों में भी समझाया जा सकता है। और निश्चित रूप से मानिए, यदि हम अपने कहने का तरीका बदल देते हैं ना, तो बहुत सारे झगड़ों से हम बच जाते हैं। कहने का तरीका बदलना चाहिए। हमारे कटु वचनों से किसी का मन आहत न हो, क्योंकि जिसका मन आहत हो गया वो मानसिक रूप से अशांत हो जाएगा। और उसकी मानसिक अशांति का कारण कौन बन जाएंगे? हम बन जाएंगे। तो प्रेम पूर्ण व्यवहार करें घर और परिवार में, समाज में, आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या न रखें, वैर न रखें। प्रेम पूर्ण वातावरण, प्रेम पूर्ण व्यवहार हो, घर परिवार समाज सब स्वस्थ हो, सुखी हो, सभी का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम हो, ऐसी मंगल कामना सभी करते हैं। ध्यान करेंगे कुछ देर के लिए।